ब्रजेश ठाकुर को ना सुनना पसंद नहीं था। वो उसे अपनी शान के खिलाफ समझता था। वो बालिका गृह की हर लड़की को अपनी जागीर समझता था। वो ये मानता था कि उसने इन लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है और अब वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। और अगर कोई उसे गलती से भी ना बोल देता तो उसका हश्र बहुत बुरा होता। उस दिन भी वही हो रहा था। ब्रजेश उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। चिल्लाई, रहम की भीख मांगी, पर ब्रजेश पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और उस दौरान गलती से उस लड़की का नाखून उसे लग गया तो ब्रजेश ने अपना आपा खो दिया। उसने लड़की को पीटना शुरू कर दिया। उसने उसे जमीन पर गिराया और लातें मारने लगा। वो लड़की लगातार चिल्लाई जा रही थी और ब्रजेश के आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन ब्रजेश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो इतने गुस्से में था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस लड़की के कराहने की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे खड़े लोग भी डरने लगे थे। हमें ऊपर चलना चाहिए, ब्रजेश बाबू उसे मार ना दे। अरे लेकिन उनको रोकेगा कौन? तुझे भी मरना है क्या? अरे लेकिन उन्हें नहीं रोका तो तुम जानते हो ना क्या होगा। मुझे पता है, लेकिन मैं इन सब में नहीं पड़ने वाला, समझी ना? तुझे मरने का शौक है, तू जा। मधु उसे घूर कर देखने लगती है। कम से कम साथ में चलो, पीछे खड़े रहना, कुछ मत बोलना। अरे ठीक है यार, तू मरवाएगी मधु। उसके बाद वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। ब्रजेश उस लड़की को इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि उसकी हालत अधमरी हो गई थी। अब बस ब्रजेश उस पर वार किए जा रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। ब्रजेश ने उसे बालों से पकड़ा और उसके मुंह के पास जाकर चिल्लाने लगा। हाँ, बहुत नाटक कर रही थी ना तू? बोल, अब बोल कुछ। अबे चिल्लाना साली। हाँ, नाखून लगाती है, ब्रजेश ठाकुर को नाखून लगाती है। समझा रहा हूं प्यार से, मान जा, लेकिन नहीं। बोल ना, बोल। साली ऐसे नहीं बोलेगी तू। उसके बाद तो ब्रजेश ने जो किया उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। उसने अपना पैर उसके गले पर रख दिया और उसके टेंटुए को जोर से दबाने लगा। अपने जूते की टेल से उसे मसलने लगा। जैसे ही उस लड़की का दम घुटने लगा, वो लड़की तड़पने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से ब्रजेश का पैर पकड़ा और उसे हटाने लगी, लेकिन उसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो ये कर पाती। वो इतना पिट चुकी थी कि वो पहले से ही अधमरी थी, तो फिर अपनी जान बचाने के लिए लड़ पाना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने बहुत कोशिश की। उसने जमीन पर हाथ पैर मारे, चिल्लाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस समय ब्रजेश और उस लड़की दोनों की आंखें लाल थीं। ब्रजेश की आंखों में खून सवार था और उस लड़की की आंखें दम घुटने की वजह से लाल पड़ चुकी थीं। थोड़ी देर तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, मानो अभी बाहर आ जाएंगी, और उसका चेहरा भी हल्का। मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, मानो अभी बाहर आ जाएंगी, और उसका चेहरा भी हल्का नीला पड़ चुका था। काफी देर तक तो ब्रजेश को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो लड़की मर चुकी है। उसके मरने के बाद भी वो उसके गले को दबाता रहा। जब उसे पता चला तो उसने अपना पैर हटाया और पीछे पलंग पर आकर बैठ गया। उसके बाद उसने सिगरेट निकाली, उसे जलाकर पीने लगा। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उससे कोई गलती हुई है। वो तो बहुत ही एटीट्यूड में बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी मधु और केयरटेकर दरवाजे से अंदर घुसते हैं। उनकी सबसे पहले नजर उस लड़की पर पड़ती है जो कि जमीन पर गिरी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके बाद उनकी नजर ब्रजेश पर पड़ती है जो कि वहां पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। अरे ब्रजेश बाबू, ये बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेज देती हूँ। हाँ? ये कहते हुए मधु उस लड़की की तरफ बढ़ती है। उसके मन में डर था कि वो लड़की जिंदा भी है या नहीं। उसके बाद मधु उस लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और चेक करती है कि उसकी सांसें चल भी रही हैं।